बार बार ये कहा गया है कि ताइवान और चाइना के रिलेशंस ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक के लिए, बट पूरी वर्ल्ड के लिए, इंक्लूडिंग फॉर इंडिया। 3 महत्वपूर्ण कम्युनिके हैं या जॉइंट स्टेटमेंट हैं 1972, 1979 और 1982 के। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स अपने विचार रखते हैं बहुत सारे मामलों के बारे में, वियतनाम के बारे में, भारत के बारे में और ताइवान के बारे में। एक्नॉलेज शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि यूएस एक्नॉलेजेस दैट पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ताइवान स्ट्रेट कंसिडर दैट देयर इज वन चाइना। वी मे हैव वन कंट्री एंड टू सिस्टम्स अप्रोच कि मकाओ, हांगकांग, ताइवान ये सब डेमोक्रेसीज होंगी, पर ये फिर भी एक कम्युनिस्ट चाइना का इंटीग्रल पार्ट हो सकती हैं। पर इंटेंगलमेंट्स हमेशा भारत अवॉइड करना चाहेगा, क्योंकि हमें पता है कि देयर हैज़ बीन नो परपेचुअल वॉर। जैसे काले और सफ़ेद खाने होते हैं चेस बोर्ड पे, वैसे शांति और युद्ध खाने हैं दुनिया की राजनीति। ऑल अलोंग व्हाट डिस्क्राइब्स यूएस अप्रोच टुवर्ड्स ताइवान एंड द इशू ऑफ चाइना एंड ताइवान इज स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी। सर, जब हम अक्सर ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान एक कंट्री है जो साउथ चाइना सी में सिचुएटेड है, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 करोड़ है, और अगर हम देखें तो इंडिया के कई स्टेट्स उसकी पॉपुलेशन कम ही होगी। लेकिन बार बार ये कहा गया है कि ताइवान और चाइना के रिलेशंस एंड ताइवान इटसेल्फ ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक के लिए, बट पूरी वर्ल्ड के लिए, इंक्लूडिंग फॉर इंडिया। ऐसा क्यों? तो जयेश, इस बात को समझने के लिए हमको फिर से फंडामेंटल्स में जाना चाहिए। ताइवान एक आइलैंड है जो लगभग 36,000 स्क्वायर किलोमीटर्स उसका एरिया है, और लगभग 168 आइलैंड्स हैं जो ताइवान का पार्ट हैं, इंक्लूडिंग द मेन आइलैंड। ताइवान इज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ साउथ चाइना सी एंड द ईस्ट चाइना सी। तो प्रशांत महासागर या पैसिफिक के 2 महत्वपूर्ण हिस्सों के बीच में है ताइवान। इसके अलावा लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है ताइवान और जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं या मेनलैंड चाइना कहते हैं, उनके बीच में। इसके अलावा अगर हम देखें, ताइवान जियोग्राफिकली क्लेम्स हैं उसके कुछ टेरिटोरियल फीचर्स पे साउथ चाइना सी के अंदर। तो एक आइलैंड की का जो महत्व होता है वो उसके सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नज़दीक होने के कारण होता है, वो उसके ट्रेड रूट से नज़दीक होने के कारण होता है, और युद्ध की स्थिति में वो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर कोई बड़ा पावर या ग्रेट पावर उस लोकेशन को उस दृष्टि से देख रहा है। तो इसके अलावा अगर ताइवान के महत्व की बात करें तो ताइवान के पक्ष में कहा जाता है कि ताइवान हैज़ अ सिलिकॉन शील्ड। वो सीधे सीधे रेफरेंस है कि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर्स और महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, ताइवान 50% सेमीकंडक्टर्स के एक्सपोर्ट्स जो कि $600 बिलियन की इंडस्ट्री है को कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ताइवान और चीन के जो रिश्ते हैं वो एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट की तरह देखे जा सकते हैं। जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद हुआ उसके रीजनल और ग्लोबल और लोकल के साथ साथ प्रभाव हुए, वैसे ही अगर कोई विवाद होता है ताइवान और चीन के बीच में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में, तो वो लोकलाइज नहीं होगा, उसके रीजनल यानी कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडो पैसिफिक में, और इसके साथ साथ ग्रेट पावर राइवलरी के कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका और चीन के बीच में राइवलरी के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। ओके, तो सर इसी आप ही की बात को अगर मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करूं, तो जैसा आपने बोला कि एक ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है ताइवान की और एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ताइवान की, और जब हम ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ताइवान जो है इट इज सिचुएटेड, जैसा आपने बोला कि जस्ट 100 किलोमीटर्स साउथ ऑफ चाइना, और ताइवान के अराउंड के जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ जापान का ट्रेड इसी रूट से पास होता है, चाइना का ट्रेड इसी रूट से पास होता है, और कई और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, साउथ कोरिया, इन सारी कंट्रीज का ट्रेड इन्हीं जो ताइवान के अराउंड के सी रूट से इन्हीं से पास होता है। तो जो कंट्री ताइवान के अराउंड के सी रूट्स को कंट्रोल करेगी वो एक तरीके से इस पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल जी। और दूसरा जो आपने बोला इकोनॉमिक्स का कि इट हैज अ सेमीकंडक्टर और अ सिलिकॉन शील्ड, कि ना सिर्फ वो 50-60% दुनिया के जो सेमीकंडक्टर, चाहे वो कार्स में जा रहे हैं, चाहे वो आपके मोबाइल फोन में जा रहे हैं, टेलीविजन में जा रहे हैं, चाहे सीसीटीवीज में जा रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देख रहे हैं, उन सबको बनाने का
जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल कंपोनेंट है वो ताइवान ही बना रही है, और ताइवान की एक वो कंपनी जिसको हम टीएमएससी कहते हैं, टीएसएमसी कहते हैं। तो सर जब हम ताइवान की अगर हम ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस में थोड़ी और बात करें तो अक्सर ये कहा गया है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट आइलैंड चेन। तो ये सर अगर आप इस पे थोड़ा सा और एलैबोरेट कर सकें। तो ये जो आइलैंड चेन्स की परिकल्पना है ये कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के दौर की है, जब अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के टर्म्स में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो राइवलरी थी वो एक लार्जेस्ट ज्योग्राफी में प्ले आउट कर रही थी। तो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक प्लान्स के मुताबिक जो एक तरह से यूएसएसआर को कट ऑफ किया जा सकता था वो समुद्री रास्तों के माध्यम से किया जा सकता था। एक तरह से वही यूएसएसआर की कमजोरी थी। तो जापान से लेकर के और ताइवान, ये जो आइलैंड्स हैं इनको एक तरह से फर्स्ट आइलैंड चेन्स की श्रेणी में रखा गया, और उसके बाद फिलीपींस और दूसरे आइलैंड्स, और उसके बाद फिर दक्षिण प्रशांत के आइलैंड्स थे। तो एक तरह से ये यूएस की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट था। तो उस समय अगर प्राइमरी राइवलरी यूएस और यूएसएसआर के बीच थी, 21वीं सदी में ये राइवलरी प्राइमरली यूएस और चाइना के बीच में होने जा रही है। तो चाइना की आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी इस मामले में भी फिर से रिलेवेंट हो सकती है, और इस मामले में ताइवान फिर से फर्स्ट आइलैंड चेन की श्रेणी में आता है। तो जैसा कि आपने कहा कि कोल्ड वॉर में जैसे ताइवान एक यूएस स्ट्रैटेजी का पार्ट था कि यूएस की नेवल प्रेजेंस जापान में होगी, ताइवान में होगी, फिलीपींस में होगी, इंडोनेशिया में होगी, और वो रशिया या सोवियत यूनियन को सी एक्सेस को लिमिट करने का काम करेगा। तो अगर 20वीं सदी में यह राइवलरी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में थी, 21वीं सदी में शायद यह राइवलरी यूएस और चाइना के बीच में होगी, और ताइवान उस इंपॉर्टेंट फर्स्ट आइलैंड चेन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पहले सोवियत यूनियन के लिए था, अब चाइना के लिए। ओके सर अगर हम आगे चलें तो अक्सर यह बात कही गई है कि अगर आपको यह बात समझनी है कि ताइवान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और चाइना बार बार यह कहता है कि ताइवान इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, या वन चाइना पॉलिसी का एक इंटीग्रल, या चाइना का एक अभिन्न अंग है। लेकिन हम अगर ताइवान के मैटर को देखें तो ताइवान और चाइना का मैटर सिर्फ एक बायलैटरल मैटर नहीं है। बहुत ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि ताइवान और चाइना के रिलेशंस को समझना है अगर, तो आपको इन दोनों कंट्रीज के अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर यानी यूनाइटेड स्टेट्स को भी देखना पड़ेगा। तो सर अगर आप हमें लेके चल सकें कि कैसे ये चाइना, यूएस और ताइवान के बीच का रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ है पिछले 70 या 80 सालों में, तो इट वुड बी वेरी यूजफुल। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे ऐतिहासिक दृष्टि से, तो हम इस तरह के कई ट्रायंगुलेशन देखते हैं, त्रिकोणीय संबंध देखते हैं, जहां पे दो मेजर बायलैटरल रिलेशंस तो इंपॉर्टेंट हैं ही, पर वो दोनों बायलैटरल रिलेशंस के लिए एक तीसरा पात्र भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका एक बहुत मोटा मोटा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो क्यूबा के संदर्भ में यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक तरह का संघर्ष हुआ। वो वैचारिक संघर्ष ही था और सांकेतिक संघर्ष था, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो एक ग्लोबल क्राइसिस की तरह का बन गया था। तो इस तरह का ट्रायंगुलेशन एक तो बहुत कॉमन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। अब अगर हम देखें तो चाइना और ताइवान के बीच में जो संबंध है, चाइना और यूएस के बीच में जो संबंध है, और यूएस और ताइवान के बीच में जो संबंध है, ये इस ट्रायंगल को समझने के मोटे मोटे तरीके हैं। जहां तक हम देखें चाइना और ताइवान के बीच में संबंधों को, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि चाइना इज ताइवान एंड ताइवान इज चाइना। आज हम जिसे चाइना कहते हैं, जो मैप पे बड़ा भूभाग नजर आता है, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान का जो ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम इस बात को देखें तो ताइवान में जिन शक्तियों ने सरकार का गठन किया 1949 में, कुओमिंतांग KMT, जो आज एक बड़ा राजनीतिक दल है ताइवान के अंदर, वो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था या पावर के लिए संघर्ष कर रहा था मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, CPC, जो कि आज PRC का नेतृत्व करता है। 1949 के बाद जब नेशनलिस्ट या KMT, कुओमिंतांग, फॉर्मोसा यानी कि आज के ताइवान में स्थानांतरित हुए, तो उस समय उनका यह मानना था कि ये एक अस्थायी स्थिति है और ऐसा होगा इतिहास के क्रम में कि वो वापस मेनलैंड को क्लेम करेंगे। ऐसा हुआ नहीं है और PRC एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। तो सर अगर आपने जो एक पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझाया, अगर हम इसको सिंपली डिस्टिल डाउन करें
तो जैसा कि आपने बताया कि 1935 से 1949 तक चाइना में एक सिविल वॉर की जैसी कंडीशन रही, जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, और दूसरी तरफ कुओमिंटांग है। और कुओमिंटांग इस सिविल वॉर में एक तरीके से हार जाती है और मेनलैंड चाइना से उसका इन्फ्लुएंस और कंट्रोल चला जाता है और ताइवान तक सीमित रह जाती है। और यूएस ने, क्योंकि वो कम्युनिस्ट को विरोध कर रहे हैं कोल्ड वॉर में, तो यूएस ने ताइवान को सपोर्ट किया इस समय पे। पर ये 1940 और 1949 से ऑलमोस्ट 1971 तक यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में जो चाइना की सीट थी उसको यूएस ने ताइवान को दिया, ना कि मेनलैंड चाइना को। और 1971 के बाद यूएस ने अपना एटीट्यूड मेनलैंड चाइना की तरफ चेंज किया। और क्योंकि यूएस ये देख पा रहा था कि मेनलैंड चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में एक राइवलरी डेवलप हो रही है, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम मेनलैंड चाइना को रशिया के अगेंस्ट या सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एक कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। टू दैट एक्सटेंट उन्होंने अपने रिलेशंस मेनलैंड चाइना से नॉर्मलाइज करे और ताइवान, जिसको उन्होंने इनिशियली सीट दी हुई थी, वो उनसे लेके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मेनलैंड चाइना को दे दी। हाँ। पर ये सब करते हुए भी यूएस ने अपने टाइज ताइवान से कट ऑफ नहीं किए और ये कहा कि हाँ, हम वन चाइना को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि चाइना और ताइवान एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, बट फिर भी उन्होंने ताइवान से अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक रिलेशंस को बनाए रखा। इसको मैं थोड़ा और अगर एक्सप्लेन कर दूं तो 3 महत्वपूर्ण कम्युनिके हैं या जॉइंट स्टेटमेंट हैं 1972, 1979 और 1982 के, जिसमें चीन और यूएस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स अपने विचार रखते हैं बहुत सारे मामलों के बारे में, वियतनाम के बारे में, भारत के बारे में और ताइवान के बारे में भी। तो उसमें एक स्टेटमेंट है 1972 के कम्युनिके में जिसमें एक्नॉलेज शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि यूएस एक्नॉलेजेस दैट पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ताइवान स्ट्रेट कंसिडर दैट देयर इज वन चाइना। तो ये जो एक्नॉलेज शब्द का इस्तेमाल करता है यूएस, इसको एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी के रूप में देखा जाता है और पीआरसी उसको रीड करता है अपनी पोजीशन की स्वीकार्यता के रूप में। और ये ताइवान को भी एक सिग्नल है कि अमेरिका ताइवान के प्रति भी एक कमिटमेंट बनाए रख सकता है। और अगर एक लाइन में कहा जाए तो आज जो ताइवान और यूएस के संबंध हैं उसको यूएस खुद एक इनफॉर्मल संबंध के रूप में डिफाइन करता है, फॉर्मल संबंध नहीं है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो ताइवान में है उसके माध्यम से कल्चरल और कमर्शियल रिलेशंस चलते हैं दोनों देशों के। इसके साथ साथ लगातार यूएस ने एक पोजीशन मेंटेन की कि वो ताइवान की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करेगा और वो बढ़ावा देगा पीआरसी और ताइवान के बीच में बातचीत को, और वो विरोध करेगा किसी भी सैन्य हस्तक्षेप को इस मामले में, यूज ऑफ फोर्स को इस मामले में। तो ये यूएस के प्रिंसिपल्स रहे हैं। तो सर, अगर हम इसी बात को हम और डिटेल में समझे कि यूएस और ताइवान के रिलेशन जो हैं वो ज्यादा इनफॉर्मल लेवल पे रहे, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस रहे, पर अक्सर जिस बात के आपने शुरू में जिक्र किया था कि एक सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन शील्ड है, तो यूएस की जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, वेदर वो एप्पल है, वो गूगल है या वो इंटेल है, ये सब ताइवान की जो मेजर सेमीकंडक्टर कंपनी है टीएसएमसी, इससे इनके रिलेशंस बहुत एक्सट्रीमली वेल डीपेंड और कोऑर्डिनेटेड रहे हैं। और पिछले 40 साल में 1980 से 2020 तक हम ये देख रहे हैं कि चाइना, ताइवान और यूएस के इकोनॉमिक रिलेशंस इतने डीपन हो चुके हैं कि यूएस की इंडस्ट्रीज की कैपेबिलिटी बहुत हद तक इस पर डिपेंड करती है कि क्या ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज काम करती हैं या नहीं। तो सर, इसी संदर्भ में अगर हम ये भी देखें कि ताइवान और चाइना के बीच में जो डिफरेंस है वो एक और इंपॉर्टेंट है, और वो है पॉलिटिकल डिफरेंस कि चाइना एक कम्युनिस्ट सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट है और ताइवान एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। तो इन दोनों में ना सिर्फ एक कंपटीशन है टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेके, बट एक पॉलिटिकल सिस्टम्स का भी कंपटीशन है कि एक तरफ एक कम्युनिस्ट स्टेट है और एक तरफ एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। तो क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? और स्पेशली मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने बात करी कि हमने ये भी देखा है कि 1980 में चाइना ने बोला कि वी मे हैव वन कंट्री एंड टू सिस्टम्स अप्रोच, कि मकाओ, हांगकांग, ताइवान ये सब डेमोक्रेसीज होंगी, पर ये फिर भी एक कम्युनिस्ट चाइना का इंटीग्रल पार्ट हो सकती हैं, जिसमें चाइना एक ही है, उसके अंदर मेनलैंड चाइना में कम्युनिज्म रह सकता है और हांगकांग, ताइवान और मकाओ में डेमोक्रेसी रह सकती है। तो क्या चाइना इस वन कंट्री और या वन स्टेट और टू सिस्टम पॉलिसी को लेके क्या वो सीरियस है, कमिटेड है, या अगर हम हांगकांग का एग्जाम्पल लें और उसको एक गाइड देखें तो क्या हांगकांग का एग्जाम्पल हमें कुछ और बताता है?
तो इस सवाल का जवाब देने का कोई निश्चित जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि चाइना क्या सोचता है ये चाइना ही बता सकता है। और अगर हम देखें इसको फिर से, तो चाइना ने कभी ये नहीं कहा है कि उसका ताइवान पे कोई क्लेम नहीं है। चाइना यानी पीआरसी, फिर से मैं दोहराऊंगा, पीआरसी जिसको कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके लिए ताइवान एक ऐसा हिस्सा है चीन का जो अलगाववादी हो गया है, और उसको वापस मिलाना चाइना का एक गोल है। अब वो वापस मिलाना कैसे हो सकता है? दो रास्ते हैं, या तो शांति वार्ता के माध्यम से या यूज ऑफ फोर्स के माध्यम से, और तीसरा रास्ता है ताइवान खुद ये मान ले, या ताइवानीज जो ताइवान के लोग हैं वो ये खुद माने कि वो मेनलैंड चाइना पीआरसी के हिस्सा हैं। तो चाइना ने लगातार ये जो प्रयास किया है वन चाइना पॉलिसी को स्टेट करने का, एक तो अपने क्लेम को लगातार जिंदा रखने के लिए किया है, दूसरा उसकी जो यूएस के साथ भी समझ रही वो भी इस बात को डिक्टेट करती है कि उसको एक पीसफुल प्रयास करते हुए दिखाना था, और तीसरा 1992 में केएमटी कुओमिंतान और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक समझौता होता है जिसमें दोनों एग्री करते हैं वन चाइना, देयर इज वन चाइना बट विथ डिफरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट वन चाइना इज। तो ये जो पीसफुल प्रयास हैं ये तो चलते रहे हैं, ये एक तरह से जो चाइना और यूएस के बीच में संबंध हैं उससे गाइडेड है, दूसरा ये गाइडेड है चाइना की अपनी कैपेबिलिटी से। चाइना 1978 के बाद 1978-79 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौर में एंटर करता है, और उसके बाद से उसका फोकस इकोनॉमी हो जाता है। और इस मामले में जो एक बात मुझे बहुत याद रहती है वो ये है, जो मंत्रा दिया था डेंग जियाओपिंग ने, जो उस समय चाइना के लीडर थे, दैट चाइना शुड हाइड इट्स कैपेबिलिटीज, बाइड इट्स टाइम एंड नेवर क्लेम लीडरशिप। चाइना को जो भी चाइना चाहता है उसको लोगों को बताने की जरूरत नहीं। तो चाइनीज एम्बिग्विटी हमेशा रही है, और पॉलिटिकल सिस्टम्स का डिफरेंस इस एम्बिग्विटी को एक तरह से प्रॉब्लमैटिक बनाता है, जहां यूएस के पब्लिक डिस्कोर्स में चाइना के प्रति सरकार क्या सोचती है और ब्रॉडली लोग क्या सोचते हैं उसमें अंतर हो सकता है। वहीं पे यूएस के पब्लिक डिस्कोर्स में और फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन में डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी प्रमोशन को इतना महत्व दिया जाता है कि ताइवान के प्रति एक सिंपैथी बनी रहती है। ताइवान खुद 1980 लेट 1980s और अर्ली 1990s से एक डेमोक्रेसी के पाथ पे गया। 1996 से वहां प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। अब अगर हम फिलहाल देखें तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में है, और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी चाइना से अलग अस्तित्व बनाए रखने की पक्षधर है। वहीं कुओमिंतांग जो कि मेन अपोजिशन पार्टी है, उसका रवैया पीआरसी के प्रति थोड़ा सौम्य हो गया है, वो पीआरसी से एक तरह के समझौते को समर्थन करता है। अब हम यूएस को देखते हैं, तो यूएस में भी बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेसी प्रेसिडेंट्स हैव बीन चेंजिंग। तो इतने लंबे दौर में कुछ प्रेसिडेंट थे जो चाइना के साथ मधुर संबंधों की बात करते थे, पर 2001 के बाद से लगातार चाइना की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देख के जो भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं या एडमिनिस्ट्रेशन हुए हैं उनको ये बात क्लियर है कि चाइना उनका नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक कॉन्टेंडर है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर ये बात और भी उभर के सामने आती है, और चाइना शी जिनपिंग के लीडरशिप में जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो ये कंपटीशन मटेरियल है, प्राइमरीली आइडियोलॉजिकल हो जाता है गिवन दीज डेवलपमेंट्स। ओके, तो सर जैसा कि आपने बोला कि जो ताइवान है, और ताइवान भले ही आज एक डेमोक्रेसी है और चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी है, पर चाइना और यूएस की राइवलरी जो पहली है वो राइवलरी एक अगर एक सिस्टेमिक राइवलरी है, उसमें ये पॉलिटिकल डिफरेंस जो चाइना और ताइवान के बीच में है ये उस राइवलरी को और कॉम्प्लिकेट कर देता है, ये उसमें एक लेयर और ऐड कर देता है। और सर इसी पॉइंट पे अगर मैं वापस आऊं, जो मैं ये बात कह रहा था कि चाइना ने 1980s में कहा कि हम एक वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच अपना सकते हैं, कि हांगकांग और ताइवान मेनलैंड चाइना का पार्ट हो सकते हैं और वो अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को कंटिन्यू कर सकते हैं। पर दो चाइना ने 1980s और 90s में ये बात कही, पर जब हांगकांग ने 1999 में मेनलैंड चाइना को ज्वाइन किया, और पिछले 30 साल में हमने ये देखा है, स्पेशली पिछले 10 सालों में, कि हांगकांग में कई डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को सप्रेस किया गया, और चाइना ने
जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हांगकांग के थे उनमें इंटरफेयर करने की भी कोशिश करी और प्रो डेमोक्रेसी लोगों को जेलों में बंद भी किए। बिल्कुल। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बार बार ये बात भी कही गई है कि अगर ताइवान अपनी मर्जी से भी शायद चाइना में जुड़ जाए तो चाइना ताइवान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिस्पेक्ट शायद उतना ना करे। अगर हम हांगकांग को एज अ एग्जाम्पल देखें कि जो हांगकांग के साथ हुआ वो शायद ताइवान के साथ भी हो जाएगा अगर ताइवान वॉलंटरली चाइना का मेनलैंड चाइना से जुड़ जाए। तो क्या ये बात कुछ हद तक सही है? बिल्कुल, इस बात पे सच्चाई है। जो चाइना ने शी जिनपिंग के नेतृत्व में हांगकांग में किया और जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए हांगकांग के अंदर, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, वो दुनिया भर में एक समाचार बने, दुनिया भर में लोगों में उसका इंटरेस्ट आया। तो ये एक उदाहरण हो सकता है कि चाइना किस तरह का व्यवहार करेगा यदि ताइवान चाइना का हिस्सा बन जाता वॉलंटरली या कैसे? लेकिन हांगकांग और मकाऊ और ताइवान के मामले में एक बेसिक अंतर यह है कि हांगकांग और मकाऊ के पावर ट्रांसफर का एक प्रोसीजर जो था वो लगभग तय सा था। ना तो पुर्तगाल या पोर्चुगल और ना ही यूके इतने बड़े पावर रह गए थे 1990s तक, और ये जो हिस्से हैं ज्योग्राफिकली भी बहुत नजदीक हैं चाइना के। ताइवान के केस में लगातार एक इस तरह की भावना बनी रही है अलग अलग लेवल पे, जहां पे प्रो ताइवान कि ताइवान को अपनी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, ताइवान चाइना नहीं है, इस बात को समर्थन करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या में बढ़ती रही है, और स्पेशली अमंग द यूथ, और स्पेशली अमंग द यूथ। और करंट पॉलिटिकल पार्टी, जैसा मैंने कहा, उनका ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है। तो इस परिस्थिति में अगर देखें तो ताइवान के अंदर ऐसे लोग जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और उनके लिए ये लोकतांत्रिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए चाइना पे विश्वास कर पाना मुश्किल है, खास तौर पे अगर हम देखें हांगकांग के उदाहरण को। ओके सर, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात भी कही गई है, स्पेशली कोविड और कोविड के अराउंड के टाइम से, कि यूएस में यूएस की मिलिट्री, यूएस की इंटेलिजेंस और पेंटागन ने बात बार बार कही है कि चाइना ताइवान को लेके कोई बहुत कॉन्क्रीट एक्शन शायद बहुत जल्द लेगा। और पेंटागन की इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि बाय 2027 चाइना कोई ना कोई ताइवान को मेनलैंड चाइना से इंटीग्रेट करने के लिए कोई मूव शायद लेगा। अब वो मिलिट्री है, नॉन मिलिट्री है, वो जैसा भी मूव हो, पर चाइना ताइवान के खिलाफ कोई बहुत क्विक एक्शन लेने का प्लान कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट ऑफ वार्निंग को जो यूनाइटेड स्टेट्स से आती है, हमें कितनी गंभीरता या कितनी सीरियसनेस से लेना चाहिए? बिल्कुल, जहां पे भी दो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स और उनके स्ट्रैटेजिक कंपटीशन की बात हो जाए, उन बातों को तो सीरियसली लेना पड़ेगा पूरी दुनिया को। तो ये CIA के जो चीफ हैं, इन्होंने ये बात कही कि उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइना की मिलिट्री PLA को कहा कि 2027 तक उन्हें ये तैयारी रखनी चाहिए एक तरह के सैन्य अभियान की ताइवान के एकीकरण को लेकर के। तो ये शी जिनपिंग को कोट करते हुए CIA के चीफ ने कहा। अब दूसरा अगर हम देखें, 2005 में चाइना ने एक लॉ इनैक्ट किया जिसको बहुत सरल तरीके से हम कह सकते हैं एंटी सेसेशन एक्ट। उसमें यह बात है कि यदि पीसफुल जो प्रयास हैं, शांतिपूर्ण जो प्रयास हैं ताइवान के एकीकरण को लेकर के, वो फेल हो जाते हैं तो द स्टेट शैल टेक मिलिट्री एक्शन। तो ये कानूनी तौर पे भी ये एक बात तय है कि कभी ना कभी चीन सैन्य कार्रवाई कर सकता है, उसके रास्ते उसने खुले रखे हुए हैं। जो 2027 की डेडलाइन है, ये और भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसको समझना कि ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री न केवल पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, पर सबसे बड़ी जो खपत सेमीकंडक्टर्स की है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की है, वो चीन के अंदर है। 2027 तक चाइना की कोशिश करेगा कि उसकी जो क्रूशियल डिपेंडेंस है इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर्स पे, खासतौर पे सरकारी उपक्रमों में, वो खत्म हो जाए, ताकि वो अगर कोई सैन्य कार्रवाई करता भी है तो सैंक्शंस या ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के डिसरप्शन का भी उसके ऊपर प्रभाव कम पड़े। सर, इसी में एक या दो बात और कही गई है कि चाइना के लिए ये 2027 तक शायद एक राइट जियोपॉलिटिकल मोमेंट भी है कि यूएस चाइना पे फोकस करने की बजाय राइट नाउ एक इंपॉर्टेंट प्रोलॉन्ग वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है।
यूएस ऑल्सो इंक्रीजिंगली एक गाजा और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में भी इन्वॉल्व है, तो यूएस का अटेंशन कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन पे और वेस्ट एशिया पे फोकस है। तो डिस्पाइट नोइंग कि चाइना उसका एक इंपॉर्टेंट राइवल है, यूएस शायद इतना मिलिट्री और इकोनॉमिक फोकस डीलिंग विद चाइना और ताइवान वाले इशू पे ना दे पाए। और अगर रशिया का एक्शन यूक्रेन पे एक ट्रेलर है कि अगर रशिया यूक्रेन को लेके जैसे एक्शन ले सकता है तो इट विल एम्बोल्डन चाइना कि चाइना शायद ताइवान को लेके भी वैसे एक्शंस ले सकता है। बिल्कुल, संभावना तो इस बात की भी है। ओके और सर एक और इंपॉर्टेंट बात जो बार बार ये कही जा रही है कि 2027 तक अगर चाइना ये एक्शन लेगा तो उसका एक ट्रेलर आज हम देख सकते हैं कि चाइना रूटीनली ताइवान पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है थ्रू वायलेटिंग इट्स एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन्स। तो सर ये ADIZ क्या होता है और ये चाइना ताइवान को कैसे चैलेंज कर रहा है विदाउट अ फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट? तो ADIZ का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिकली अपने एयर स्पेस में अपनी संप्रभुता को डिक्लेयर करने के लिए होता है, अपनी सोवरेनिटी को डिक्लेयर करने के लिए होता है, और एक तरह से ये सिंबॉलिक है और नेशनल सिक्योरिटी में महत्व भी रखता है अगर उस तरह की संभावना हो तो, युद्ध की संभावना हो तो। अब बहुत सिंपल तरीके से ADIZ को आप थोड़ा और समझा दें। हाँ, तो मैं ये उसी पे आ रहा था। अगर बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए तो डिक्लेयर्ड ADIZ जोन का मतलब ये है कि कोई भी जो एयरक्राफ्ट है उस जोन में जब प्रवेश करता है तो उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर इट इज अ फ्रेंड और अ फो और व्हाट पर्पस डज इट हैव। यानी कि अपने वायु क्षेत्र में घुसने का अधिकार वो देश अपने साथ रखता है और साथ ही ये ऑप्शन, प्यूनिटिव मेजर लेने के ऑप्शंस खुले रखता है। जैसे यदि कोई फाइटर एयरक्राफ्ट आपके ADIZ का वायलेशन कर रहा है और वो एक एनिमी एयरक्राफ्ट आप डेजिग्नेट करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हमने आपको वार्निंग दी थी इससे पहले कि हम इस तरह की कार्रवाई करें कि हम उस एयरक्राफ्ट पे हमला करें या उसको शूट डाउन कर दें। तो मतलब अगर कोई और किसी और देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट आपके कंट्री के ADIZ में एंटर करता है आपकी परमिशन या आपको इन्फॉर्म किए बिना, तो आप एज अ कंट्री उस एनिमी एयरक्राफ्ट पे या फॉरेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट पे एक मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। आप ऐसा संकेत दे रहे हैं बिकॉज आप ये शर्त रख रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई करें वेदर फ्रेंड और फो। आप जरूरी नहीं आप करेंगे पर आप वो राइट रखते हैं कि आप कर सकते, इसलिए मैंने कहा संकेत दे रहे। तो सर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ने न्यूज रिपोर्ट देखी कि चाइना ने पिछले कुछ सालों में एक साल में 2-2 हजार या 3-3 हजार बार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे, उसके ADIZ को वायलेट किया और अपनी मर्जी से ताइवान के ADIZ को रूटीनली वायलेट किया। तो इस बात की क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये पहला तो ये कि चाइना लगातार ये करता रहा है और अब चाइना ज्यादा ये कर रहा है, ये इस बात का संकेत है कि चाइना ये करने में अपने को कॉन्फिडेंट महसूस करता है। बिल क्लिंटन के जमाने में एक जब इस तरह का एपिसोड हुआ तो यूएस का अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजने का निर्णय और उसको अनाउंस करना ही काफी था चाइना को डिटर करने के लिए। आज चाइना को डिटर करने के लिए वो काफी नहीं है। तो ये दिखाता है चाइना को अपनी एबिलिटी में एक तरह का नया कॉन्फिडेंस है जो चाइना के एग्रेशन को मदद कर रहा है। दूसरा, चाइना ये जानता है कि ताइवान और यूएस दोनों ही इस बात को और आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे इस परिस्थिति में, और चाइना भी एक सीमा मेंटेन करता है। ADIZ का वायलेशन वो केवल ये दिखाने के लिए करता है कि वो अभी भी ताइवान को अपनी टेरिटरी समझता है, और दूसरा, जरूरत पड़ने पे वो एस्केलेटरी कदम उठाने के लिए तैयार है। तो चाइना इज प्लेइंग अ गेम ऑफ सिग्नल, इट इज सिग्नलिंग दैट दिस इज व्हाट इट इज विलिंग टू डू। कि चाइना ये कह रहा है कि हम आपके ADIZ में एंटर कर सकते हैं क्योंकि हम आपके ADIZ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, ताइवान चाइना का ही पार्ट है। और शायद 30 साल पहले चाइना उतना मिलिटरीली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं था ये उतना कर पाए, पर आज चाइना अपने आप को उतना सेल्फ कॉन्फिडेंट समझता है कि ना यूएस ना ताइवान कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो चाइना के सिग्नलिंग को रोक पाए। ओके, तो मतलब हम ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो चाइना ताइवान के ADIZ का वायलेशन रूटीनली कर रहा है, ये शो कर रहा है कि चाइना की एक सीरियस इंटेंट है ताइवान को लेके और वो इस मैटर को लाइटली नहीं ले रहे। हाँ बिल्कुल। ओके, तो सर अगर हम लास्ट सवाल पे आए, और वो मेरा ये सवाल ये है कि अगर जो CIA कह रहा है, US कह रहा है कि चाइना और ताइवान का मैटर जो है एस्केलेट हो सकता है, अगर हम कहते हैं कि चाइना और ताइवान रिलेशन में एक वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो सकती है, जैसे कि कहें कि रशिया और यूक्रेन के बीच में हो चुकी है, या चाइना और ताइवान के बीच में मिलिट्री टेंशन बढ़ जाते हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट रहेगा
पहली बात पूरी दुनिया के लिए और मोर स्पेसिफिकली इंडिया के लिए और इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए? तो हम इसका एक उदाहरण यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान देख चुके हैं कि ये जो वॉर है ये प्राइमरली यूरोपियन सिक्योरिटी के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इसका असर इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पे होता है। पहला, ग्रेट पावर इंटरेस्ट के कारण, यानी अगर रशिया कुछ कर रहा है तो यूएस ने उसका विरोध किया, इसी तरह से चाइना कुछ करता है तो यूएस के लिए जरूरी हो जाएगा उसका विरोध करना। तो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के रूप में समझ सकते हैं इस चीज को। दूसरा, जो इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स हुए हैं, अलग अलग तरह के सप्लाई चेन्स पे जो इंपैक्ट हुए हैं, रशिया के मामले में, ऊर्जा के मामले में और फर्टिलाइजर्स के मामले में, फूड ग्रेन्स के मामले में जो प्रेशर फील किया वो दुनिया के गरीब देशों ने, ग्लोबल साउथ जिसको हम कहते हैं, उसके देशों ने किया। तो चाइना के सप्लाई चेन पे जो डिपेंडेंट हिस्से हैं दुनिया के, उनको एक ऐसी परिस्थिति को विजुलाइज करना पड़ेगा जहां पे चाइना के ऊपर यूएस सैंक्शंस लगाता है, जिससे बहुत सारे सप्लाई चेन्स पे असर होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई चेन इसमें है, क्योंकि ताइवान भी इन्वॉल्व है, वो है सेमीकंडक्टर्स का सप्लाई चेन। यहां मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2020 में कोविड-19 के दौरान जब सेमीकंडक्टर सप्लाई का शॉर्टेज हुआ, तो उसके बाद जर्मनी के विदेश मंत्री ने पर्सनली ताइवान के विदेश मंत्री को यह रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी जो कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर बनाती हैं उनसे ये कहें कि वो सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं। तो इसका असर दूर तक देखा जा सकता है बहुत सारे मामलों में। जहां तक रही भारत की बात, तो चीन का ताइवान पे आक्रमण ये बहुत ही क्लियरली चाइना के एग्रेशन और यूनिलैटरलिज्म को दिखाएगा। तो भारत क्योंकि चीन का पड़ोसी है, उसको इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी कि यदि चीन ताइवान पे आक्रमण करता है तो इसी तरह का एक एग्रेसिव बिहेवियर उसका हमारे साथ एलएसी और बॉर्डर के और हिस्सों पे हो सकता है। सर, इसी पॉइंट में कई ऑब्जर्वर्स ने यह भी कहा है कि अगर चाइना ताइवान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेता है तो यूएस, इंडिया और कई लाइक माइंडेड पार्टनर से या क्वाड ग्रुप के और देशों से ये एक्सपेक्ट करेगा किसी ना किसी हद पे कि इंडिया भी ताइवान को लेके यूएस की पोजीशन पे एक सामंजस्य बिठाए या एक कॉन्ग्रुइटी बिठाए। तो क्या ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि इंडिया भी एक प्रेशर फील करेगा कि इंडिया को ताइवान या यूएस की पोजीशन को चाइना के रिलेशन में सपोर्ट करना पड़ सकता है, या उस पर वो प्रेशर रहेगा? तो ये प्रेशर तो हमेशा होता है, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। यदि आप दुनिया में एक महत्वपूर्ण देश हैं और आप एक उभरती हुई ताकत हैं और चाइना के नेबर भी हैं और चाइना के पड़ोसी भी हैं, तो आपकी हमेशा ये और एक मेजर नेवल पावर भी है, बिल्कुल, तो हमेशा ये एक्सपेक्टेशन आपके साथ रहेगी कि आप प्रमुख मुद्दों पे एक बहुत क्लियर स्टैंड लें। लेकिन हर मुद्दे पे स्टैंड लेना ना तो जरूरी है, और हर मुद्दे पे स्टैंड लेने से पहले हमें मेरिट्स ऑफ द इशू को जांचना होगा। तो जैसा मैंने कहा कि वो सिचुएशन जब चाइना का सैन्य आक्रमण ताइवान पे कोइंसाइड करता है चाइना के एलएसी पे एग्रेशन के साथ, या चाइना अगर बॉर्डर पे एक तरह से अपना रुख और कड़ा करे, तो भारत को फिर मजबूरन आत्मरक्षा में ये देखना होगा कि किन देशों के साथ सामंजस्य बिठा के वो चाइना के इस रवैये का जवाब दे सकता है। लेकिन अगर ये आक्रमण सीमित रहता है केवल ताइवान तक, चीन केवल ताइवान तक अपने को सीमित रखता है और उसका एग्रेशन और जगहों पर नहीं देखा जा सकता है, तो संभावना ये है कि भारत, जैसा कि भारत करता रहा है, शांति की बात करेगा, डिप्लोमेसी की बात करेगा, और ये जरूर हो सकता है कि भारत कंडेम करे आउटराइटली चाइना के ताइवान पे आक्रमण को, जो कि यूक्रेन के मामले में मुश्किल था। तो सर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ताइवान को लेके जो सिचुएशन है वो काफी ट्रिकी हो सकती है, क्योंकि इंडिया के यूएस से इंडो पैसिफिक में रिलेशंस काफी क्लोज हो रहे हैं, इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के खुद चाइना से भी टेंशन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया और यूक्रेन वॉर और चाइना और ताइवान वॉर बहुत अलग हो जाते हैं, क्योंकि रशिया से इंडिया का कोई बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं है, जबकि चाइना से हमारा एक ऑनगोइंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ है जो कंटिन्यू कर रहा है। मतलब चाइना ताइवान रिलेशंस का इंपैक्ट इंडिया चाइना रिलेशंस पे भी बहुत गंभीर पड़ सकता है। और हमें लगातार इस तरह की संभावना के प्रति सजग रहना होगा कि चाइना का जो यूनिलैटरल एग्रेसिव रवैया है, अगर वो ताइवान के प्रति वैसा दिखता है तो वो हमारे बॉर्डर्स पे भी वैसा नजर आ सकता है। तो जहां तक बायलैटरल मुद्दों की बात है, तो भारत लगातार
बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करता है कि बायलैटरली क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कौन सी चीजें बायलैटरली या इमीडिएटली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसा वेस्ट लगातार भारत को कहता रहता है कि यूक्रेन पे पोजीशन लो, तो वहां भारत बहुत क्लियरली कहता है कि क्या आपने चीन पे पोजीशन ली। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसकी एक सच्चाई है। जब आपको कांटा चुभता है तो उसका दर्द आपको महसूस होता है और वो कांटा भी आपको निकालना होगा और उस कांटे को तोड़ना भी आपको होगा। और तो बॉर्डर पे अगर कोई बात होती है तो वो भारत के लिए एक कोर बात है, कोर इंटरेस्ट की बात है, जहां पे भारत को सारे मेजर्स सोचने होंगे और सारे मेजर्स को लें। ताइवान को लेके जो बात होती है तो वो एक ज्योग्राफिकली हमसे दूर है, एक सिद्धांत का मुद्दा हो सकता है, और चूंकि चीन का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं रहा है इसलिए हम उसको आउटराइटली कंडेम करने की पोजीशन में भी है। पर इंटैंगलमेंट्स हमेशा भारत अवॉइड करना चाहेगा, क्योंकि हमें पता है कि देयर हैज बीन नो परपेचुअल वॉर एंड देयर हैज बीन नो कंटिन्यूअस पीस। तो दुनिया की राजनीति की बिसात पे शांति और युद्ध, जैसे काले और सफेद खाने होते हैं चेस बोर्ड पे, वैसे शांति और युद्ध खाने हैं दुनिया की राजनीति। तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो हमको उस सिचुएशन को रीड करके अपनी पोजीशन बनानी होगी। इंडिकेशंस आज तक भारत ने जिस तरह से पोजीशंस ली हैं उसको देख करके बहुत क्लियर है। तो टू सम अप हम ये कह सकते हैं कि चाइना और ताइवान के जो रिलेशन है, चाइना ताइवान और यूएस के जो रिलेशन है, उसमें इंडिया जो पोजीशन लेगा वो इंडिया के सेल्फ इंटरेस्ट को देख के लेगा, और कई हद तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जो इतिहास रहा है और जो प्रेजेंट भी है कि इंडिया विल अवॉइड गेटिंग इंटैंगल्ड इन समबडी एल्सेस वॉर। और जयेश, हमें यह भी देखना होगा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुले सैन्य आक्रमण के संदर्भ में जब चीन ताइवान पे खुला सैन्य आक्रमण करता है तो यूएस किस हद तक इन्वॉल्व होता है। वो भी काफी हद तक हमें ये सोचने में मदद करेगा कि हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना हो। एग्जैक्टली, आई थिंक दीज आर द वाइज वर्ड्स टू एंड विद कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या यूएस वॉक्स इट्स टॉक एंड वेदर यूएस इज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू प्रोटेक्ट ताइवान्स territorial sovereignty to that extent or not. And also we must remember at the end of this talk that all along what describes US approach towards Taiwan and the issue of China and Taiwan is strategic ambiguity. Okay, great sir. And so I think this is one of the best places to end. और शायद जो आपने लास्ट बात बोली, क्या US ताइवान को when the moment when it counts whether US will stand by Taiwan and to what extent, ये भी इंडिया को देखना होगा before India actually decides its own final approach on the China Taiwan question. That is correct. Great sir, thank you sir, thank you for your time. Thank you Jayesh.